प्राचीन समय में कुंज नगर में लखन सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, महल इत्यादि सब कुछ था। लेकिन इतना सब होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उसका वंश कैसे चलेगा? उसके बाद कौन राज्य का कार्यभार संभालेगा? यही चिंता उसे रात दिन परेशान करती रहती थी। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। आखिरकार ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ही ली और उसके घर 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। उसने पहली पुत्री का नाम गौरी, दूसरी का नाम रागिनी और तीसरी का नाम कामाक्षी रखा। वे अपनी पुत्रियों को पुत्रों के समान समझता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। तीनों ही सुंदरता में एक से बढ़कर एक थी। अब लखन को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वे उनका विवाह श्रेष्ठ राजकुमारों से करना चाहता था। इसीलिए उसने योग्य वरों की तलाश आरंभ कर दी। शीघ्र ही उसे 2 योग्य राजकुमार मिल गए। उसने बड़ी पुत्री गौरी का विवाह अंबिका नगरी के राजकुमार के साथ कर दिया, जबकि रागिनी का विवाह कनकपुरी के राजकुमार के साथ हुआ। इस प्रकार उनकी 2 पुत्रियों का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। अब केवल कामाक्षी ही कुंवारी रह गई थी। कामाक्षी की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। अनेक राजकुमार उसके साथ विवाह करना चाहते थे। इन राजकुमारों में फिरोजपुर का राजा और बजरंगपुरी का राजकुमार भी सम्मिलित थे। वे दोनों कामाक्षी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने लखन सिंह के दरबार में ही डेरा डाल लिया था। वे अनेक महीनों से वहीं रह रहे थे। राजा लखन सिंह पर वृद्धावस्था अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। उसकी शारीरिक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होने लगी। राजकार्यों से उसका मन उकताने लगा। वे अपना शेष जीवन शांति और सुकून के साथ व्यतीत करना चाहता था। अतः उसने अपना राजपाट 3 पुत्रियों को सौंपने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा लखन सिंह ने पुत्रियों को अपने पास बुलाया और प्रेम भरे स्वर में बोला, मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना राजपाट तुम तीनों में बांट दूंगा। परंतु इससे पूर्व मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। इसी के आधार पर मैं अपने राज्य का बंटवारा करूंगा। सबसे पहले उसने गौरी की ओर देखा। गौरी अपने शब्दों में चापलूसी का रस घोलते हुए बोली, पिताजी, आपके लिए मेरे मन में इतना प्यार है कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुझे आपसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लखन सिंह अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने उसी समय गौरी को अपने राज्य का एक हिस्सा सौंप दिया। रागिनी बोली, पिताजी, गौरी ने केवल 2 वाक्यों में आपके प्रति प्रेम प्रकट कर दिया है, लेकिन मैं अगर सारी जिंदगी भी बोलती रहूं तो भी आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकती। मैं आपके लिए अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। निसंदेह रागिनी के शब्द गौरी के शब्दों से अधिक प्रभावशाली थे, जिन्होंने राजा लखन सिंह को मोहित सा कर दिया था। राजा ने अपने राज्य का दूसरा हिस्सा रागिनी को सौंप दिया। लोभ के वशीभूत होकर दोनों बड़ी बहनों ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया था, लेकिन कामाक्षी उन जैसी नहीं थी। वे ना तो झूठ बोल सकती थी और ना ही चापलूसी कर सकती थी। कामाक्षी बोली,
पिताजी, मैं आपको केवल उतना प्यार करती हूँ जितना एक पुत्री अपने पिता से कर सकती है। मेरा प्यार ना तो इससे अधिक है और ना ही इससे कम। लखन सिंह आश्चर्यचकित रह गया। जिस पुत्री को वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसके मुख से अपने लिए प्यार की इतनी संक्षिप्त व्याख्या सुनकर वह हतप्रभ रह गया। राजा ने कामाक्षी से कहा, पुत्री, लगता है तुम अपने मनोभावों को शब्दों में ठीक से प्रकट नहीं कर पा रही हो। मैं तुम्हें अपनी अशुद्धि सुधारने का एक और अवसर देता हूँ। पिताजी, मैं अपनी बहनों की तरह ना तो आपसे झूठ बोल सकती हूँ और ना ही ऐसी बातें कर सकती हूँ जिसे निभाना मेरे लिए असंभव हो। ये बात सच है कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरे लिए जो किया है उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं बड़ी बड़ी आधारहीन बातें नहीं कर सकती। कामाक्षी की बातों ने लखन सिंह की क्रोधाग्नि में घी का काम किया। उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसने आवेश में आकर अपना शेष राज्य भी दोनों बड़ी पुत्रियों में बांट दिया, जबकि सत्य बोलने वाली कामाक्षी पिता के धन संपत्ति से वंचित हो गई। इसके बाद लखन सिंह ने दोनों बेटियों के सामने शर्त रखी कि जब तक वे जीवित है तब तक उसके साथ उसके 10 अमीर साथी रहेंगे। दोनों बेटियों को बारी बारी से मेरे साथ उन सबकी सेवा भी करनी होगी। वे एक एक महीना उनके घर रहा करेंगे। लोभ से घिरी दोनों राजकुमारियों ने राजा लखन सिंह की शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा लखन सिंह ने उन दोनों राजकुमारों को बुलाया जो कामाक्षी से विवाह करना चाहते थे। उसने उनसे कहा, मैंने कामाक्षी को अपने राज्य और धन संपत्ति से अलग कर दिया है। इसकी हालत एक भिखारिन के समान है। तुम में से जो इसके साथ विवाह करना चाहता है वे आगे आए। बजरंगपुरी का राजकुमार बोला, मैंने एक राजकुमारी से प्रेम किया था, किसी भिखारिन से नहीं। मैं कामाक्षी से विवाह करके अपने परिवार का अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर बजरंगपुरी का राजकुमार चला गया। तब फिरोजपुर के राजा ने आगे बढ़कर कामाक्षी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम भरे स्वर में बोला, कामाक्षी, मैंने किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि तुमसे प्रेम किया है। तुम मुझे हर स्थिति में स्वीकार्य हो। तुम मेरे साथ फिरोजपुर चलो और वहाँ की रानी बनकर राज करो। कामाक्षी बोली, पिताजी, आपके अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी मेरे मन में आपके लिए कभी द्वेष या घृणा पैदा नहीं होगी। जैसे मैं आपको पहले प्यार करती थी, हमेशा वैसे ही करती रहूंगी। फिर वह अपनी बहनों से बोली, बहनों, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब पिताजी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। इनका सदा ख्याल रखना, इन्हें जरा सा भी कष्ट ना होने देना। गौरी कटु स्वर में बोली, कामाक्षी, तुम यह सहानुभूति रहने दो। पिताजी को संभालने के लिए हम यहाँ हैं। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। बहन की कड़वी बातें सुनकर कामाक्षी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सभी से विदा ली और पति के साथ वहां से चली गई। इधर शर्त के अनुसार राजा लखन सिंह अपने 10 अमीर साथियों के साथ बड़ी बेटी गौरी के पास रहने लगा। लेकिन अभी 1 महीना पूरा भी ना हुआ था कि गौरी के व्यवहार में
परिवर्तन आने लगा। जिस पिता से वह सबसे अधिक प्रेम करने का दावा करती थी, अब वही उसे बूढ़ा नजर आने लगा था। एक अनचाहा बोझ महसूस होने लगा था। कई बार वह नौकरों के सामने ही पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बड़बड़ाती रहती। पता नहीं इस उम्र में बूढ़े को क्या हो गया है जो अपने 10 अमीर साथियों को घर में लाकर बिठा दिया। जरूर इनका दिमाग खराब है, नहीं तो इस प्रकार महल को सराय नहीं बनाते। इन्हें सब कुछ त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। धीरे धीरे गौरी के रूखे व्यवहार को देखकर नौकरों चाकरों के मन में भी राजा लखन सिंह के प्रति सम्मान कम होने लगा। वे उसकी आज्ञा की अवहेलना करने लगे, राजा की सेवा से जी चुराने लगे। पुत्री के इस व्यवहार ने लखन सिंह को तोड़कर रख दिया। उसने कभी कल्पना भी ना की थी कि जिस पुत्री को वह अपना सर्वस्व सौंप रहा है, वह इतनी जल्दी उससे किनारा कर लेगी। वह बेबस पंछी की तरह फड़फड़ाते हुए दिन गुजारने लगा। लखन सिंह का परम हितैषी मंत्री कांतक दुनिया की नजरों में देश निकाले का दंड भोग रहा था, लेकिन सच यह था कि वह गुपचुप तरीके से राजा पर नजर रखे था। वे राजा की दोनों बेटियों की मक्कारी और कुटिलता के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वह हमेशा राजा के साथ रहना चाहता था, अतः एक दिन वह नौकर का वेश बनाकर राजा लखन सिंह के पास जा पहुंचा। वेश बदले होने के कारण लखन सिंह उसे पहचान नहीं सका। वह उससे विनती करते हुए बोला, महाराज, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे काम की तलाश है। आप मुझे अपने पास नौकर रख लें, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा किया करूँगा। राजा लखन सिंह बोला, इस समय मैं स्वयं दूसरों पर आश्रित हूँ। मेरी ऐसी स्थिति नहीं कि नौकर रख सकूं। तुम कहीं और जाकर काम की तलाश करो। कांतक पुनः बोला, राजन, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं बचा हुआ भोजन खाकर आपकी सेवा करता रहूंगा। मुझे अपने से दूर मत कीजिए। लखन सिंह बोला, ठीक है, तुम क्या काम जानते हो? कांतक विनम्रता स्वर में बोला, मालिक, मैं साफ सफाई से लेकर मेहमानों की सेवा आदि सब कुछ कर सकता हूँ। आप जो काम देंगे मैं खुशी खुशी कर लूँगा। बातों से तो तुम हर काम में निपुण लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, सब मुझे कांति के नाम से बुलाते हैं। उसी दिन से कांतक कांति के नाम से राजा लखन सिंह के पास नौकरी करने लगा। पहले दिन ही उसे अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर मिल गया। एक राज सेवक ने किसी बात को लेकर लखन सिंह को कठोर नेत्रों से घूरते हुए भला बुरा कह दिया। उस सेवक का यह दुस्साहस कांति के लिए असहनीय था। उसने उसी समय उस राज सेवक को खूब मारा। कांति जैसे सेवक को पाकर राजा लखन सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा लखन सिंह के साथ कुछ स्वामी भक्त नौकर और भी थे, जिन्होंने संकट के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इन्हीं में हसमुख नामक एक सेवक भी था। वे अपनी हास्य कविताओं, तुकबंदियों और उल्टी सीधी बातों से राजा का मनोरंजन किया करता था। इस प्रकार हसमुख और कांति दोनों मिलकर लखन सिंह को प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन गौरी चिढ़ते हुए पिता के पास आई और तीखे स्वर में बोली, बस
बहुत हो चुका। अब मैं आपकी तथा आपके साथियों की और अधिक सेवा नहीं कर सकती। आप लोगों ने मेरे घर को धर्मशाला बनाकर रख दिया है। मेरे पास इन पर खर्च करने के लिए फिजूल का धन नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप सभी यहाँ से चले जाएं। इन शब्दों ने राजा लखन सिंह को अपमान की आग में झुलसा डाला। उसने उसी समय बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी रागिनी के घर जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन लखन सिंह और उसके 10 अमीर साथी अपने अपने रथों पर सवार हुए। चलने से पहले लखन सिंह ने महल की ओर देखा और करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, गौरी ने मेरी बेटी होने के बाद भी सदा मेरा अपमान और तिरस्कार किया। मुझे अपशब्द कहे, मुझे मेरे ही महल से चले जाने के लिए विवश कर दिया। हे ईश्वर, मैं शाप देता हूँ कि इस दुष्टा को कभी संतान का सुख नसीब ना हो। जिस प्रकार इसने मुझे कष्ट दिए हैं, उसी प्रकार यह भी दुखों की आग में जलती रहे। फिर राजा लखन सिंह अपने 10 साथियों के साथ रागिनी के घर की ओर चल पड़ा। इधर लखन सिंह के जाने के बाद गौरी ने रागिनी को पत्र लिखा। प्रिय बहन, यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि पिताजी मेरा घर छोड़कर अपने 10 साथियों सहित तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं उनकी यथासंभव हर प्रकार की सेवा कर रही थी, परंतु उनके साथियों की फिजूल खर्ची और फरमाइशों ने मुझे हिलाकर रख दिया। खजाना उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए खर्च हो रहा था। इस पर भी उन्हें संतोष नहीं था। पिताजी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उनकी अनुचित मांगों को भी पूरा करते रहें। मैंने उन्हें यह बात समझाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मुझसे नाराज होकर यहाँ से चले गए। बहन, मैंने तुम्हें सारी स्थिति से अवगत करवा दिया है। यदि तुम पिताजी की अनुचित मांगों को पूरा करोगी, तो निसंदेह एक दिन तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जो उचित है वही करो, शेष तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी शुभ चिंतक, तुम्हारी बहन गौरी। गौरी ने यह पत्र एक संदेश वाहक को दिया और कहा कि महाराज के पहुंचने से पहले ही यह पत्र रागिनी तक पहुंच जाना चाहिए। जो आज्ञा राजकुमारी जी। फिर संदेश वाहक वह पत्र लेकर चला गया। इधर राजा लखन सिंह ने कांति के हाथों अपने आगमन का समाचार रागिनी को भेज दिया। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वे उसके महल आ रहे हैं, इसलिए वे उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। कांति जब रागिनी के महल में पहुंचा, तो वहां गौरी का संदेश वाहक भी उपस्थित था। यह वही व्यक्ति था जिसे कांति ने काफी मारा था। उसे देखकर कांति सारी बात समझ गया। उसने आव देखा ना ताप और लगा संदेश वाहक की पिटाई करने। संदेश वाहक सहायता के लिए चिल्लाने लगा। रागिनी को सारी बात पता चली तो उसने सैनिक भेजकर कांति को बंदी बना लिया। इतने में राजा लखन सिंह अपने साथियों के साथ द्वार तक आ पहुँचे थे। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उनकी नजर सबसे पहले कांति पर पड़ी, जिसे रागिनी ने कैद कर रखा था। यह दृश्य देखकर लखन सिंह आश्चर्यचकित रह गया।
वह तो भव्य स्वागत की उम्मीद लिए आया था, परंतु यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ था। द्वार पर एक सेवक तक उपस्थित नहीं था। उसने द्वारपाल से राजकुमारी के बारे में पूछा। द्वारपाल बोला, महाराज, इस समय राजकुमारी आराम कर रही हैं। उनसे मिलने के लिए आपको सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। इससे पहले उनसे मुलाकात संभव नहीं है। द्वारपाल, जाओ, जाकर राजकुमारी से कहो कि उनके पिता महाराज लखन सिंह आए हैं। क्षमा कीजिए, इस समय आप महाराज नहीं, एक आश्रित हैं। और फिर राजकुमारी ने ही आदेश दिया है कि कोई भी उनके आराम में विघ्न ना डाले। तभी राजा लखन सिंह को गौरी दिखाई दी, जो एक अन्य प्रवेश द्वार से महल में प्रविष्ट हो रही थी। उसके स्वागत के लिए वहां रागिनी भी थी। यह देखकर लखन सिंह दुख और क्रोध से भरकर बोला, गौरी, तुम्हें अपने पिता के सम्मान की कोई चिंता नहीं, जो तुम यहाँ भी मुझे दुख देने के लिए आ गई हो। रागिनी प्रत्युत्तर देते हुए बोली, पिताजी, गौरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। यह मन से आपकी सेवा कर रही थी, परंतु आपने मनमाना और हठपूर्ण व्यवहार करके गौरी को कई बार अपमानित किया है। इसलिए आप इससे क्षमा मांग लें। इसी में आपकी भलाई है। लखन सिंह को जैसे किसी ने शिला के समान बना दिया हो। वे अपने स्थान पर जड़ हो गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा रागिनी? रागिनी कठोर स्वर में बोली, तब आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आपके सभी अनुचित खर्चे बंद हो जाएंगे। इन 10 अमीर भिखमंगों को यहाँ से जाना होगा। इसके बाद रागिनी ने कांति को बंधन मुक्त कर दिया। लखन सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिन बेटियों को उसने अपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया था, जिन बेटियों ने पिता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की कस्में खाई थी, आज वही बेटियां उसके साथ एक दास की तरह व्यवहार कर रही थी। लखन सिंह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे तीसरी पुत्री कामाक्षी का स्मरण हो आया। वह बड़बड़ाते हुए बोला, बेटी कामाक्षी, कुटिल लोगों के जाल में फंसकर मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। जो पुत्री मुझे सबसे अधिक प्रेम करती थी, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती थी, मैंने उसी को अपने से दूर कर दिया। हे प्रभु, उसे दंडित करते समय मैंने जरा भी दया नहीं दिखाई। शायद उसी का फल है कि आज मैं बिल्कुल निसहाय हो गया हूँ। काश एक बार मैं कामाक्षी से मिल सकता, उसके पैरों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांग सकता। इसके बाद राजा लखन सिंह चीखते हुए वहां से भागा और भागते भागते घने जंगल में जा पहुंचा। आखिरकार कांति ने उसे पकड़ लिया और पास की एक गुफा में ले आया। उसकी यह दशा देखकर कांति और हसमुख समझ गए कि पुत्रियों के स्वार्थ युक्त व्यवहार ने राजा लखन सिंह को पागल बना दिया है। कांति ने मन ही मन उसकी बेटियों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन राजा को हसमुख के पास छोड़कर कांति कामाक्षी से मिलने फिरोजपुर चला गया। वहां उसने
कामाक्षी और उसके पति को राजा लखन सिंह के साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उसने गौरी और रागिनी के दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। पिता के दुर्दशा के बारे में सुनकर कामाक्षी की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में पिता के लिए प्रेम और बहनों के लिए क्रोध का ज्वालामुखी धधकने लगा। उसने पति की आज्ञा ली और विशाल सेना लेकर चल पड़ी। कामाक्षी जब उस जंगल में गुफा के पास पहुंची तो उसे उसका पिता लखन सिंह दिखाई दिया। वह ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, मैं इस देश का राजा हूँ, मुझसे डरो मत। वह दौड़कर पिता के गले लग गई, लेकिन राजा ने उसे नहीं पहचाना। कामाक्षी ने अपने साथ आए वैद्यों को पिता के उपचार में लगा दिया। दवाओं के असर और कामाक्षी के स्नेह के कारण कुछ ही दिनों में लखन सिंह का विवेक लौट आया। उसने जब कामाक्षी को सामने देखा तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। पिता पुत्री के इस भावुक मिलन को देखकर कांति और हसमुख का मन भर आया। इधर एक नया विवाद खड़ा हो गया था। कुंजनगर के पड़ोसी राज्य का राजा अमन सिंह बड़ा क्रूर, कुटिल, चालाक और लोभी प्रवृत्ति का था। अपने पिता के देहांत के बाद उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। वह अत्यंत सुंदर था। गौरी और रागिनी उसके सुंदरता के बारे में अनेक बार सुन चुकी थी। दोनों बहनों को कामाक्षी के सेना सहित आने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका सामना करने के लिए उन्होंने ज्ञान सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना उनसे मुकाबला करने के लिए भेज दी। इसी बीच रागिनी के पति का देहांत हो गया। वे पहले से ही अमन सिंह पर मोहित थी, इसलिए उसने उसके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। गौरी को जब इस बात का पता चला कि रागिनी ने अमन सिंह को विवाह का प्रस्ताव भेजा है तो वे ईर्ष्या से भर उठी। वे स्वयं भी अमन सिंह से विवाह करना चाहती थी। इसी कारण उसकी अपने पति से भी अनबन रहती थी। परंतु इससे पहले कि रागिनी अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाती, गौरी ने रागिनी को हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय कर लिया। एक दिन उसने रागिनी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और विष देकर उसे मार डाला। गौरी के पति को जब सारी सच्चाई का पता चला तो उसने गौरी को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। आत्मग्लानि से गौरी छटपटाने लगी कि एक पुरुष के लिए उसने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी और एक दिन उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार दोनों बहनों को अपने किए की सजा मिल गई। उन्होंने तड़प तड़प कर प्राण त्यागे। उधर ज्ञान सिंह का सामना करने के लिए कामाक्षी सेना सहित रणभूमि में आ डटी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी ज्ञान सिंह का पलड़ा भारी होता तो कभी कामाक्षी का पक्ष मजबूत हो जाता। अंत में ज्ञान सिंह की मक्कारी और धूर्तता के आगे वे परास्त हो गई। ज्ञान सिंह ने षड्यंत्र रचकर रात को सोते हुए उसे घेर लिया। कामाक्षी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः ज्ञान सिंह की तलवार ने उसके प्राण हर लिए। राजा लखन सिंह को जब कामाक्षी के बलिदान के बारे में पता चला तो उसकी आंखें पथरा गई। राजा को गौरी और रागिनी की मृत्यु का कोई दुख नहीं था, परंतु
कामाक्षी की मृत्यु के सदमे ने उसके मन के असंख्य टुकड़े कर दिए। उसने कामाक्षी को पुकारते हुए तथा पुत्री के इस अनन्य स्नेह को देखते हुए दोनों की अंत्येष्टि एक साथ एक ही स्थान पर की गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।